1980 में हर्षद मेहता नाम का एक लड़का पहली बार बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी स्पीड से हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये स्टोरी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। ईयर 1993, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी जिंदगी से थक चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ कॉलेप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ा जो उसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में वो छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और सीमेंट का बिजनेस किया। कई बार उन्होंने पैसे बचाने के लिए मटेरियल को अपने कंधे पे कैरी करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पे क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई में जॉब करने लगे। जॉब के साथ दोनों साइड बिजनेस भी करते थे, लेकिन अगले 2 साल में कई बिजनेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा और रेगुलर बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए थे। इसीलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहाँ शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स का जाना ही अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था कि वो आपके क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदे और बेचे। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख मान लिया कि अब वो खुद भी इस रिंग में एंट्री करके डील्स करें, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने पी अम्बालाल ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश के बाद जॉबर की जॉब मिल गई। लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहला ही दिन बहुत खराब गया। उन्हें पहले ही दिन 2,000 का लॉस हो गया था, लेकिन दुखी होने की जगह उन्होंने इस लॉस से सीखा। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल पर बहुत काम किया और बहुत जल्द हर्षद मेहता मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर में से एक बन गए। उन्हें समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनीज के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सकें। एग्जाम्पल, उन्होंने लेबर यूनियन के लीडर के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उन्हें कंपनीज की डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनीज के शेयर्स खरीद के रख सकते थे। डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन बनने पर वो शेयर्स को पहले से ही सेल कर सकते थे। और इस तरह इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्रेडिंग करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और इस टाइम ये बिल्कुल इलीगल है, बट उस टाइम पे ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर न केवल दूसरों के लिए ट्रेड करता था, बल्कि वो अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगा था। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पर उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक यूज करने का सोच रहे थे, पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे जिसे ज्यादा खरीदा या बेचा ना जा रहा हो। फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बहुत कम टाइम में उस शेयर्स की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइस एकदम से बढ़ जाते थे, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की वजह से उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ब्लैक थर्सडे, 18 मार्च 1982। स्टॉक मार्केट नॉर्मली ओपन हुआ, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरीज तक गिरवी रखनी पड़ी थी। अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्चा अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1992 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो अब मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे।
उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टेंसी। ग्रो मोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्थी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक क्लाइंट से इन्हें 1 लाख रुपए मिले। और इसी तरह ग्रो मोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस स्टार्ट हो गया। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीव्स के रेट 3-4 रुपए पर केजी तक बढ़ गए थे। मतलब टी लीफ बेचने वाली कंपनीज का नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर्स काफी अंडर वैल्यूड थे। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मैकलेड रसट, टाटा टी और हैरिसन एंड मालियम जैसी कंपनीज के शेयर्स हैवी क्वांटिटी में बाय करना स्टार्ट कर दिया। विद इन ईयर इन कंपनीज के शेयर्स का प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ने लगा, जिससे हर्षद और ग्रो मोर के क्लाइंट्स ने बहुत पैसा कमाया। अपने हाई रिटर्न्स की वजह से ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग ग्रो मोर की स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लग गए। इस तरह 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट का किंग बन चुका था। लेकिन उनकी सक्सेस को देखकर मार्केट का एक पुराना बड़ा प्लेयर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका नाम था मनु मनिक। मनु मनिक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में वो एक बियर थे। मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते थे। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग वे है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसे अभी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर उसे वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट रहता है। सिंपल है, मनु मनिक जैसे बियर्स को प्रॉफिट तब होता है जब शेयर्स का प्राइस गिरता है। मनु मनिक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिला 1986 में। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और उस रीजन से स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स बहुत हैवी क्वांटिटी में होल्ड करके रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी मिलते ही मनु मनिक और उनके बियर गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और उसका प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएससी से मार्जिन लेके बेसिकली लोन लेके स्पिक में इन्वेस्ट किया था। इसीलिए बियर गैंग ने मार्केट में अफवाह फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है और वो अब अपने क्लाइंट्स के ड्यू नहीं क्लियर कर पाएगा। मार्केट में ये खबर तेजी से फैल गई कि ग्रो मोर कंसल्टेंट बैंकरप्ट होने वाली है, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास उनके क्लाइंट को रिटर्न करने के लिए सफिशिएंट फंड था। अपनी और ग्रो मोर की रेपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को बहुत जल्द एक बड़ा स्टेप लेना था। ड्यूज रिटर्न करने के लिए मिनिमम 14 डेज की टाइम ड्यूरेशन रहती है। लेकिन हर्षद ने सोचा कि रूमर्स को काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था टाइम से पहले ड्यू क्लियर कर देना। इसीलिए उन्होंने 14 डेज एडवांस में ही सारी ड्यू पेमेंट क्लियर कर दी और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इससे हर्षद की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई और बियर्स शॉक्ड रह गए। पर इस इंसिडेंट में हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ था, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था। लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्द बाउंस बैक किया। ग्रो मोर ने छोटे इन्वेस्टर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था और जल्द ही वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के माइंड में एक बात घूम रही थी। वो जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो अब खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों उनका ही हो। लेकिन इसके लिए उन्हें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का कैपिटल चाहिए था और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक नए मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया, द मनी मार्केट। मनी मार्केट एक अरेंजमेंट था जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता था। इस लोन का ड्यूरेशन यूजुअली 15 डेज का रहता था। जनरली बैंक एक दूसरे को लोन इसीलिए देते थे ताकि वो इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। और जनरली कोई भी बैंक ये लोन तब लेता था जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए कैश की जरूरत होती थी। इसे एक एग्जांपल में समझो, सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है जो वो दूसरे बैंक को लोन देना चाहता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है जिसे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में सिटी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ ट्रांसफर करेगा। बदले में बैंक ऑफ अमेरिका कोलैटरल के तौर पर सिटी बैंक के पास अपने 100 करोड़ के एसेट रखने पड़ेंगे और ये एसेट जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड होते हैं। 15 दिन के बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट सिटी बैंक को रिटर्न करेगा और गिरवी रखे हुए एसेट वापस ले लेगा। लेकिन एक कैच है, रियलिटी में बैंक्स कोलैटरल के तौर पर कभी भी सिक्योरिटीज को सच में दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं करता था। इंस्टेंट वो बैंक रिसिप्ट यानी बीआर इशू कर देते थे। जैसे इस केस में 100 करोड़ के लोन के बदले बैंक ऑफ अमेरिका ने सिटी बैंक को अपने एसेट का सिक्योरिटी नहीं दिया, बल्कि एक बीआर यानी बैंक रिसिप्ट दी थी। बेसिकली ये बीआर बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को प्रॉमिस था कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए
तो हमारे एसेट आपको मिल जाएंगे। बीआर का यूज इस प्योर प्रोसेस को स्मूथ और कन्वीनियंट बनाने के लिए होता था। दो बैंक्स के बीच में हुए इस ट्रांजेक्शन को आरएफडी यानी रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। और इन रेडी फॉरवर्ड डील्स को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को ब्रोकरेज यानी फीस मिलती थी। और अब हर्षद मेहता यही ब्रोकर बनना चाहते थे। हर्षद ने देखा कि सिटी बैंक, अजय कयान और हेमेंद्र कोठारी जैसे कुछ लोग मिलकर मनी मार्केट में एक कार्टल चलाते थे और पूरा मार्केट को कंट्रोल करते थे। बेसिकली ये कार्टल किसी भी नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंटर करने नहीं देता था। हर्षद ने इनसे डील करने के लिए कुछ ऐसे बैंक को आइडेंटिफाई किया जो इस कार्टल से सेटिस्फाई नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और ANZ ग्राइंडलेस बैंक। हर्षद ने इन्हें अपनी ब्रोकरिंग सर्विस ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलकर खुद का एक काइंड ऑफ कार्टल बना लिया। 2 साल के अंदर अंदर हर्षद मनी मार्केट के भी एक टॉप ब्रोकर बन चुके थे और ब्रोकरेज में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आया था। उनके दिमाग में मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमाने का प्लान था। और उनका यही प्लान आगे जाके इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बनने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे, ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटीज यानी बीआर ला के दे दे। हर्षद ने यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल देखा कि जब बैंक एडवांस में उन्हें पैसा ट्रांसफर करता है तो डील होने से पहले ये पैसा 10-15 दिन तक उन्हीं के अकाउंट में पड़ा रहता है। हर्षद ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया और उनके फेवरेट स्टॉक का प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब डील क्लोज करने का टाइम आया तो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट खुद रख लिया और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील एग्जीक्यूट कर दी। इसके अलावा हर्षद ने एक और लूप होल ढूंढ लिया था। उन्होंने देखा कि लोन के बदले जो बीआर देता था उससे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब ये चीज चेक नहीं होती थी कि जितनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बीआर इशू की गई है, क्या सच में बीआर इशू करने वाली बैंक के पास वो सिक्योरिटीज हैं कि नहीं। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करोड़ को ग्रीड देके फेक बीआर बनवाना स्टार्ट कर दिया। इस केस में हर्षद बैंक से लोन का पैसा लेके सीधे स्टॉक मार्केट में डाल देते थे और बैंक ऑफ करोड़ से फेक बीआर बनवा के लोन देने वाली बैंक को दे देते थे। इस तरीके से हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पहले से बहुत ज्यादा पैसा होता था, साथ में ज्यादा समय के लिए भी होता था। 1919 से 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसों का यूज करके मार्केट को आसमान में पहुंचा दिया। मई 1919 में जो सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट में था, वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 तक करीब 4500 पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट 460% की ग्रोथ केवल 2 साल में। हर्षद मेहता का फेवरेट स्टॉक ACC 600 रुपए से बढ़कर 10,000 का प्राइस क्रॉस कर चुका था और अपोलो टायर्स का प्राइस भी 10 गुना बढ़ गया था। मनु मनिक और बाकी बियर्स की मार्केट को नीचे लाने की कोशिश के बाद भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, क्योंकि अब हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले आने के लिए पैसों का पूरा खजाना था। ऐसा आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक लेविस पेंट हाउस खरीद लिया। 29 कार्स थी, जिसमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सिस भी थी। और इन सब के साथ हर्षद को मिला था एक नया नाम, द बिग बुल। मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ गई थी कि अब वो जिस शेयर पे हाथ रखता उसका प्राइस आसमान छूने लगता था। जब उन्होंने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे तो उसका प्राइस तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ एक दूसरी कंपनी जिसका नाम स्वराज माजदा था, उसके नाम में माजदा था और लोगों को लगा कि हर्षद ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उसका प्राइस भी बढ़ने लगा। मीडिया ने भी हर्षद को लार्जर देन लाइफ दिखाना स्टार्ट कर दिया था। बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन के कवर पर हर्षद मेहता की फोटो थी। मीडिया उनके लेविश टेरिस और कार्स कलेक्शन को दिखा रही थी और उन्हें इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बता रही थी। लेकिन ये पैसा, फेम और सक्सेस हर्षद के सर पर चढ़ता जा रहा था। वो अपने आप को भगवान मानने लगे थे। इतनी सक्सेस के बाद भी वो रुकना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, माल्यांज और टाटा की टेल्को कंपनीज से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का टारगेट सेट कर लिया था। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए अलग ही प्लान बना के रखे थे। बहुत जल्द हर्षद का एक दर्दनाक डाउनफॉल आने वाला था। 1991 में ही आरबीआई को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआरस का मिसयूज हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी
और साथ ही सभी बैंक्स के लिए बीआर के यूज के रिलेटेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू कर दी। मतलब अब फेक बीआर का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह उन्होंने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में शेयर्स को पंप करने के लिए लगा दिया। लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआर लाके एसबीआई को नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एसबीआई के एक एम्प्लॉय आर सीतारमन को ब्राइब देके उससे एसबीआई के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने को कहा, ताकि सीनियर एसबीआई ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ की सिक्योरिटीज गैप के बारे में पता ना चले। लेकिन इन सब के बाद भी एसबीआई ऑफिशियल्स को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड में 500 करोड़ का गैप के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को कॉन्सेंट किया और उन्हें पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज्ड करने लगी। हर्षद को इन पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सके, लेकिन टाइम पे पैसा रिटर्न करना भी बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर एसबीआई लीगल एक्शन ले लेता तो उनका पूरा स्कैम सबके सामने आ जाता। अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद अपने स्टॉक्स को बेच दे और एसबीआई को पैसा रिटर्न कर दे, लेकिन हर्षद ऐसा करना नहीं चाहता था ताकि वो कैपिटल गेन्स के टैक्स के बचा रह सके। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक एनएचपी से पैसा उठा लिया और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटाने लगे। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुजीता दलाल को इस पूरे केस के बारे में पता चल गया और उसने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज में खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब है और उसके पीछे बिग बुल यानी हर्षद मेहता का हाथ है। इस एक्सपोजर के चलते पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठने लगी और गवर्नमेंट ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस चालू कर दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सबके सामने आने लगा। पूरे देश को पता चल गया कि कैसे बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी पैनिक फॉल होने लगा। हर्षद मेहता के स्टॉक का हाल सबसे बुरा हुआ और रिटेलर इन्वेस्टर्स के भी लाखों करोड़ों रुपए डूब। बैंक ऑफ करोड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, जिनसे हर्षद ने फेक बीआरस बनवाए थे, वो बैंक डूब गए। और जब इस पूरे स्कैम का साइज मेजर किया गया तो वो नंबर 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनके एसेट जैसे घर, बैंक अकाउंट्स और कार्स को भी सीज कर लिया गया। सालों तक ये लीगल बैटल चली और इस दौरान वो लंबे समय तक जेल से बाहर भी रहे। लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में ही बिग बुल ने अपनी आखिरी सांस ली। पर उनके जाने के बाद भी आज भी उनकी स्टोरी बहुत कंट्रोवर्शियल है। जहाँ कुछ लोग उनको स्कैमस्टर की जगह देखते हैं, वहाँ उनकी फैमिली का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली टारगेट किया गया, लेकिन मेरे ओपिनियन में सच्चाई कुछ और ही है। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम कि मैं हर्षद मेहता हूं।